चलो, तो कुछ डाउट्स है? कल बेसिक प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट एक बार सिलेबस ओपन करता हूँ। नहीं, सो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था यहाँ से स्टार्ट किया था एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड प्रॉपर्टीज, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन रूल, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, ठीक है, एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट। सो ये हमने डिस्कस किए थे और साथ में इस पे जो क्वेश्चंस CUET 2022 में आया था वो भी डिस्कस किया था, ठीक है। उसके पहले, है ना, सो ये डिस्कस करने से पहले हमने यहाँ ये डिस्कस किया था कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है और डेफिनेशन जस्ट देखना है, इंट्रोडक्शन, क्योंकि उतना, और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या है, क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है, इसके डेफिनेशन देखे थे। तो ये हमने लास्ट क्लास में किया था। अभी हम करेंगे वन वे एनोवा, ठीक है, एंड कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन, ठीक है ना। सो जो बुक में भी फॉलो कर रहा हूँ, मैं रेफरेंस लिखा देता हूँ इसका। जो तुम चाहो तो खुद भी देख सकते हो, क्योंकि ये सिलेबस जैम में भी नहीं है और गेट में भी नहीं है, ठीक है ना। ये CUET में ही है और CUET में पहली बार इस बार मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। ये टॉपिक्स वाला की पहली बार ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये जो कंटेंट मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, ये इस बुक से है। बुक का नाम है डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट्स बाय, जो इसके ऑथर है DC मोंटगोमरी, ठीक है। ये इस बुक से हम लोग देखेंगे वन वे एनोवा क्या है, कंप्लीटेड रैंडमाइज्ड डिजाइन क्या है, ठीक है। ऐसे एनोवा का फुल फॉर्म क्या होता है? एक मिनट, मुझे आवाज सुनाई दे रही है क्योंकि शायद वॉल्यूम लो है। हाँ, आप बताओ। Analysis of variance. This is analysis of variance, ठीक है। वेरिएंस मतलब वेरिएबिलिटी क्या है, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स, इस तरह से वेरिएशन कितना है ना, उसके एनालिसिस। ओके, ठीक है, तो चेक करते हैं क्या होगा। क्या होता है वन वे एनोवा, क्या होता है, कोई बताओ। डेफिनेशन क्या है? कोई आइडिया है? कंप्लीटेड रैंडमाइज्ड डिजाइन क्या होता है, आइडिया है कि नहीं? पूछ रहा हूँ, हाँ या ना। पढ़ा तो होगा तुम लोगों ने BSc में, जहाँ पे होंगे ये कोर्स, जो स्टैट्स ऑनर्स वाले लोग हैं।
Yes, sir. सो क्या होता है कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन, क्या होता है, या वन वे नोवा मॉडल क्या है? सर एक ट्रीटमेंट का डिफरेंट लेवल है, तो एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट के अंदर डिफरेंट प्लॉट डिवाइड में करके उसको एक्सपेरिमेंट करना है कि डिफरेंट लेवल्स एक है और अलग है उसका इफेक्ट। डिफरेंस लेवल का मीन इक्वल है या डिफरेंट है, यही ना? हाँ हाँ या ट्रीटमेंट इफेक्ट जीरो है या नॉन जीरो है, ये टेस्ट करते हैं। ओके सो देखो मैं लिखता हूँ थोड़ा ना। सो एक तो इतने ज़्यादा बच्चे ज्वाइन करते हैं ना क्लास। सो सो मान लो ऐसा है कि सो हम वन वे नोवा की बात करेंगे, ठीक है ना? ओके सो मैं नोटेशंस बुक का ही लेके चलता हूँ, हालांकि डिफरेंट बुक में डिफरेंट नोटेशंस है ना। कहीं पे जो तुम्हारा डिफरेंट लेवल्स है 1 to K लेता है, 1 to N है या 1 to R है, डिफरेंट लेवल्स। इस बुक में जो नोटेशन वही फॉलो करता हूँ। इसमें रेफरेंस लिखा दिया कि ताकि तुम भी खुद भी जाके देख सकते हो, अगर इसमें कुछ डाउट हो तो डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, ये चीज़ है। ओके तो अच्छा इसमें पढ़ा क्या रहा हूँ, इसमें मैं जो डिस्कस आज कर रहा हूँ वो चैप्टर 3 डिस्कस कर रहा हूँ। सो चैप्टर 3 में है, ठीक है। सो अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो चैप्टर नंबर 3 है इस बुक का। सो ये कह रहा है कि ऐसा है, सपोज वी हैव, या मैं एक टेबल बना देता हूँ। देखो पहले तो कि तुम्हारे पास स्मॉल ए कोई कांस्टेंट है ना। सो स्मॉल ए नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स है, ये समझ लो, या डिफरेंट लेवल है किसी सिंगल फैक्टर का, ठीक है ना। सो फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे मैं लिखूँ बुक रिगार्डिंग ट्रीटमेंट है या लेवल है ना, ट्रीटमेंट या डिफरेंट लेवल्स है। सो कितने हैं 1 2 3 डॉट 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 ए। सो ए कोई कांस्टेंट है, इस बुक का नोटेशन ही फॉलो कर रहा हूँ मैं। सो देयर आर डिफरेंट लेवल्स, सो 1 to A, एंड यहाँ पे तुम्हारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं। ऑब्जर्वेशंस लेट्स से ओके सो इसमें जो तुम्हारे पास है कि y11 y12 y13 अप टू y1n, ठीक है। सो फर्स्ट लेवल में टोटल कितने n ऑब्जर्वेशंस हैं। सिमिलरली सेकेंड लेवल में भी 21 22 23 अप टू 2n। सिमिलरली यहाँ पे y31 32 33 अप टू 3n एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा है। सो फिर यहाँ से फिर y a1 y a2 एंड यहाँ से yan, ठीक है। सो यू हैव डिफरेंट a नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स या a नंबर ऑफ लेवल, ठीक है, ऑफ अ सिंगल फैक्टर। एंड इसमें क्या है हमारे पास टोटल n ऑब्जर्वेशंस है ना। सो इन ईच ट्रीटमेंट देयर आर n ऑब्जर्वेशंस, आपको दिख रहा होगा। सो इन ईच ट्रीटमेंट देयर आर n ऑब्जर्वेशंस। सो मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। सो इसमें क्या होगा, और ये जो ऑब्जर्वेशंस आप देख पा रहे हो, सो दीज आर ऑल रैंडम वेरिएबल्स, जो ये ऑब्जर्वेशंस है क्या रैंडम वेरिएबल्स हैं। सो दे आर रैंडम वेरिएबल्स। सो दे ऑल आर रैंडम वेरिएबल्स। अब यहाँ पे एक नोटेशन यूज करूंगा मैं।
सो कुछ नोटेशन से पहले वो लिखा देता हूँ ना। सो एक नोटेशन यूज करूंगा म्यू आई। अच्छा वाई आई जे तो आपने अभी देखा है, तो वाई आई जे का अगर मैं लिखूं क्या है, वाई आई जे कैसे लिखोगे आप कि ऑब्जर्वेशन इन क्या लिखूं मैं, वाई आई का इंटरप्रिटेशन क्या है अगर मैं लिखना चाहूँ, म्यू आई का मतलब क्या है ये लिखना चाह रहा हूँ मैं। एक और आएगा एप्सिलॉन आई जे, इसका इंटरप्रिटेशन। सो वाई आई जे को क्या लिखूं, मैं देख चुका ना वाई आई जे क्या है। सो व्हाट शुड आई राइट इन वर्ड अगर लिखना चाहूँ तो, क्या लिखना चाहिए? अरे y11 क्या है? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द फर्स्ट लेवल ऑफ द ट्रीटमेंट। हाँ है ना, फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट। सो वैसे ही वाई आई जे को क्या लिखेंगे, तो सीखना भी है तुम्हें, बोलना भी नहीं तुम लोगों को, तो सीखोगे कैसे? वो तो किताब में भी लिखा हुआ है, पढ़ लो जाके। अगर तुम्हें लगता है ऐसे ही, या यूट्यूब पे वीडियोस पढ़ी हैं सीख लो। भाई कोई इंसान कब सीखता है, जब तुमसे कोई पूछा या तुम जवाब दो, तो तुम्हें मुझे पता चलेगा तुम सीखे नहीं सीखे, या एटलीस्ट तुम कुछ पूछो तभी तो सीखोगे। वैसे क्या ही तुम आए बस वीडियो देख के, फिल्म चल रही है, शाहरुख खान फिल्म चल रहा है कि बस तुम देख लिए हो गया, समझ आ गया। अरे भैया जब तुम बोलोगे तो मुझे समझ आएगा तुम्हें क्या समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, फिर उसके हिसाब से मैं फिर रिप्लाई दूंगा आगे, उसके हिसाब से कराऊंगा। वरना वीडियोस जितनी सारी पड़ी हैं यूट्यूब पे, क्यों कोचिंग ज्वाइन करते हो तुम लोग? जरूरत थोड़ी, यूट्यूब पे करोड़ों वीडियोस पड़ी यूट्यूब पे जो डिफरेंट लोग पढ़ा रहे हैं, डिफरेंट यही पढ़ाने वाले 1000 लोग हैं वहाँ पे जो पढ़ा चुके होंगे, तो वहाँ से क्यों नहीं सीख लिए तुम, यहाँ क्यों आए हो? तो सीखना है तो रिस्पॉन्ड करो ना, तो सीखोगे तुम। लाइक मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुम जवाब दो, नहीं आ रहा तो बोल दो नहीं समझ आया, क्या शर्माना है इसमें, कौन सा मैं पनिशमेंट दे रहा हूँ? तो कोचिंग ज्वाइन भी करना है, ऐसा कोचिंग ज्वाइन करके रिजल्ट हो रहा है, ऐसे कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तुम लोग कि बस मेरी कोई सेटिंग है वहाँ पे, तुमने ज्वाइन कर लिया, मैं बोल दूंगा ये मेरा स्टूडेंट है, इसका सिलेक्शन ले लो। ऐसा थोड़ी होता है। रिस्पॉन्ड तो लाइव क्लास में हो तो लाइव ज्वाइन करो ना, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग देखो, क्या फायदा है। ओके सो वाई आई से क्या लिखूंगा, वाई आई जे को मैं यहाँ से देखो, वाई आई जे का क्या मीनिंग होना चाहिए? mu I plus epsilon I j। तुम तो मुझे पूरा मॉडल बता रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ मीनिंग क्या है उसकी। हाँ वो तुम बता रहे हो ठीक है, वो भी मैं इसका इंटरप्रिटेशन पूछ रहा हूँ, मैं मॉडल नहीं पूछ रहा क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है ये। jth ऑब्जर्वेशन इन ith ट्रीटमेंट, यही ith लेवल, या ऐसे बोल सकते हो आई jth ऑब्जर्वेशन, ये बुक में जैसे लिख रहा है ना आई jth ऑब्जर्वेशन। हाँ मतलब इंटरप्रिटेशन में म्यू आई का मतलब क्या होगा, म्यू आई क्या होगा, फिर म्यू आई क्या लिखूंगा। सो म्यू आई एक्चुअली मैं इसका मीन लेने वाला हूँ ना, म्यू वन इसका मीन होगा, म्यू टू इसका मीन होगा, इस तरीके से, ठीक है ना। सो वो भी है पॉपुलेशन मीन की बात करो ना, एवरेज लिखेंगे तो वो कुछ और होगा, सैंपल मीन का नोटेशन तो कुछ और होगा, सैंपल मीन अगर इसका लिखूंगा तो है ना, ये अगर तुम ऐड करोगे तो क्या होगा, वाई आई डॉट, इस तरह नोटेशन यूज करूंगा, इसका मतलब होगा आगे लिखूंगा वाई आई डॉट का मतलब है समेशन वाई आई जे, जे फ्रॉम 1 टू कितना n। हाँ तो ये आगे मैं लिखूंगा नोटेशन, ये फॉलो करूंगा। ओके सो म्यू आई का मतलब होगा मीन ऑफ ith फैक्टर या ith ट्रीटमेंट, सॉरी mean of ith treatment। हाँ ith ट्रीटमेंट, यस ith ट्रीटमेंट और ith लेवल है ना। सो ith लेवल और ith ट्रीटमेंट, यू कैन राइट एनीथिंग। ओके एप्सिलॉन आई से क्या होगा, तो ये एप्सिलॉन जो यूज होता है एरर के लिए यूज होता है। सो इसका जो एप्सिलॉन आई का मीनिंग क्या है, जैसे रैंडम एरर, Random error हाँ component। यस रैंडम एरर कंपोनेंट, ठीक है। सो एप्सिलॉन आई जे क्या है, रैंडम एरर कंपोनेंट है। इसका आगे लिखेंगे कि जो एप्सिलॉन आई जे हम लोग लेते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा देयर आईआईडी नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर, ठीक है ना। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करेंगे हम लोग, ये अजम्पशन है, तुम सिंपल लिनियर रिग्रेशन मॉडल में देखोगे वहां भी इस तरह के अजम्पशंस होते हैं कि एप्सिलॉन आई जे है ना आइडेंटिकली आईआईडी, ये अजम्पशन है। सो ये हम कंसीडर करेंगे आगे कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, ये रैंडम एरर है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये फॉलो करेंगे, हम लोग कंसीडर करेंगे।
ओके, अब क्वेश्चन है मॉडल क्या है ना, वन वे एनोवा मॉडल क्या है। सो दिस मॉडल इज, कैसे लिखते हो तुम, वाई आई जे इज इक्वल टू म्यू आई प्लस एप्सिलॉन आई जे। तो ये डिफाइंड है ना। सो वन वे एनोवा मॉडल इज रिटन दिस वे। थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करते हैं। सो लोग इसको लिखते हैं म्यू आई को, एक्चुअली यू कैन राइट म्यू आई एज क्या, म्यू प्लस टाउ आई प्लस एप्सिलॉन आई जे। यहां से तुम नोटिस करो, देखो इन दोनों को कंपेयर करो। तो मैंने क्या किया है, म्यू आई को रिप्लेस किया है किससे, म्यू प्लस टाउ आई से। इसका मतलब टाउ आई की वैल्यू कितनी है, टाउ आई का मीनिंग बताता हूँ क्या है, म्यू आई माइनस म्यू। अब फिर से जो जो नोटेशन है उसका इंटरप्रिटेशन तुम्हें पता होना चाहिए, मीनिंग क्या है। ऐसे कुछ भी लिख रहा है तो उसका मीनिंग होना चाहिए ना। तो जैसे अब यहाँ पे आ गया कि चलो म्यू आई बता चुका हूँ, एप्सिलॉन आई बता चुका हूँ, अब एक नया वर्ड आ गया म्यू। सो व्हाट इज दिस म्यू, सो ये म्यू का मीनिंग क्या होगा बताओ। सो म्यू इज कॉल्ड ओवरऑल मीन। हाँ Yes, overall or general mean effect. हाँ, यस यस, और tau I होता है unique effect. So हाँ हाँ। सो दिस इज ओवरऑल मीन, और जो टाउ आई है ट्रीटमेंट इफेक्ट टू द ith फैक्टर और ith लेवल, है ना। सो टाउ आई को लिखेंगे एंड जो टाउ आई होने वाला है सो ये होगा टाउ आई जो है, सो टू राइट इसके लैंग्वेज में लिखे तो ith ट्रीटमेंट इफेक्ट, ith ट्रीटमेंट इफेक्ट। इसकी डेफिनेशन क्या है, मतलब हाउ डू यू डिफाइन, ये यहाँ से फॉर्मूला तुम निकाल सकते हो। सो टाउ आई इज म्यू आई माइनस म्यू। सो म्यू आई था कि मीन ऑफ ith लेवल या ith ट्रीटमेंट माइनस ओवरऑल मीन, ओवरऑल मीन जो पूरा मीन है ना। सो ओवरऑल मीन जो है वो टाउ आई है। अब हमारा हाइपोथेसिस क्या होता है, एक्चुअली हम टेस्ट क्या करना, अच्छा मैं थोड़ा बताता हूँ यहाँ से। सो ये तो हमारा मॉडल हो गया, यू कैन कंसीडर वन ऑफ दिस टू, दोनों सेम ही है, सो रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। सो जैसे हमने कहा एप्सिलॉन आई का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर, तो उसके हिसाब से वाई आई जे का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। इफ आई आस्क यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई आई जे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। normal. हाँ नॉर्मल में क्या, म्यू कॉमा टाउ आई प्लस सिग्मा स्क्वायर। mu I comma sigma I square. आप मीन निकालो, नॉर्मल क्या, मीन और वेरिएंस निकालो, तो इसका मीन फाइंड करो आप। तो म्यू प्लस टाउ आई मीन आएगा, क्योंकि एप्सिलॉन आई जे का मीन तो 0 है, तो ये तो मीन हो गया। अब आगे कॉमा वेरिएंस कितना आएगा इसका, सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर, बाकी का वेरिएंस 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कांस्टेंट इधर ट्रीट होगा, सो इट विल बी सिग्मा स्क्वायर। सो वाई आई जे का जो डिस्ट्रीब्यूशन आया वो म्यू प्लस टाउ आई एंड सिग्मा स्क्वायर। ओके, सो ये हो गया वन वे एनोवा मॉडल इसको बोलते हैं ना। अब यहाँ पे क्या, हाउ टू डिफाइन, अब इसको हम लोग कंप्लीटली रैंडमाइज डिजाइन कैसे डिफाइन करते हैं। सो ये जो इक्वेशन है इसका कुछ नाम देता हूँ, मान लो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, कोई भी ले लो, 1 नहीं, दोनों बात बराबर ही है। सो लेट्स से 1 इसको बोल देते हैं, इसका इम्प्रूव्ड वर्जन है। सो जो इक्वेशन 1 हमने लिखा है, सो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। सो इक्वेशन 1 जो हमने लिखा वो क्या है, क्या हो गया इसका, सो जो इक्वेशन 1 था, या मैं फिर से लिखूं तो ये जो हमारे पास है वाई आई जे इज इक्वल टू था म्यू प्लस टाउ आई प्लस एप्सिलॉन आई जे, दिस इज कॉल्ड वन वे एनोवा मॉडल because, so why do we say this, because only one factor is investigated,
है ना. So because here only one factor is being investigated. So आगे कहना चाह रहा है कि and now we will need to investigate. ठीक है, ये तो just I के लिए लिखा हुआ है ना. So ओके अब आगे क्या है. सो आगे अगर मैं डेफिनेशन लिखूं कि लाइक जैसे इस बुक में डेफिनेशन लिखा हुआ है कि वी विल रिक्वायर द एक्सपेरिमेंट टू बी परफॉर्म्ड इन रैंडम ऑर्डर. सो फर्दर वी विल रिक्वायर टू yeah we required that है ना, बात वही है. So we required that the experiment so we will require that the experiment be performed in random. So be performed in random order है ना. So further we will require that the experiment to be performed in random order so that the experimental units is as uniform as possible. So क्या बोल रहा है कि ये जो मॉडल में लिखा है ये वन वे एनोवा मॉडल है, ठीक है ना, क्योंकि वाई आई जे इज अ सिंगल फैक्टर. ओके, सो फर्दर वी रिक्वायर दैट द एक्सपेरिमेंट टू बी परफॉर्म्ड इन रैंडम ऑर्डर. और हम इस एक्सपेरिमेंट को रैंडमली परफॉर्म करना चाहते हैं ना. So that the experimental unit is as uniform as possible. और experimental unit को ये define करता है कि the environmental in which the treatment are applied, है ना. So this experimental design is called completely randomized design. So ये कहना चाह रहा है कि so this experimental design is called completely randomized design. ठीक है ना. शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको? कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन को क्या लिखा है सिलेबस में शॉर्ट में? CRD. ठीक है ना. सो CRD. सो सिंपल आपने एक फैक्टर के लिए लिखा है मॉडल, ठीक है ना, YI के लिए, बट यू वांट इट टू परफॉर्म रैंडमली. सो आप यूनिफॉर्मली चाहेंगे कि वर्क करे. सो तो ये जो वे है एक्चुअली आगे हम लोग वो करेंगे एक्सपेरिमेंट आगे. सो उसको हम लोग बोलेंगे, तो जो आगे प्रोसीजर फॉलो करेंगे हम, सो वो प्रोसीजर जो है, इस प्रोसीजर को हम बोलेंगे कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन. अब कहता है हमारा पर्पस क्या है इसमें. सो इसमें हमारा पर्पस क्या है? सो हमारा पर्पस इसमें क्या है कि हम जो डिफरेंट लेवल्स हैं उसका मीन टेस्ट करेंगे कि क्या हर लेवल का मीन इक्वल है या H0 जो होगा, मैं लिख देता हूं आगे. तो हमारा पर्पस जो है, सो आवर पर्पस इज टू टेस्ट. सो इसके लैंग्वेज लिखे तो कह रहा है कि so our purpose is to test equality of हाँ so our purpose is to test
द हाइपोथेसिस ऑफ इक्वलिटी ऑफ, है ना, सो इसके लैंग्वेज से कहाँ लिखा है, इसका लैंग्वेज ये है कि आवर ऑब्जेक्टिव विल बी टू टेस्ट द appropriate hypothesis about the treatment means. So about the treatment means, जो ट्रीटमेंट मीन्स है ना, ट्रीटमेंट, so इसका नोटेशन क्या था, म्यू आई, है ना, ट्रीटमेंट मीन्स, तो फर्स्ट लेवल का म्यू वन, सेकेंड लेवल का म्यू टू, तो उसमें हमें हाइपोथेसिस डेवलप करना है एंड टू एस्टिमेट देम, है ना, तो आगे जाके एस्टिमेट करेंगे, एंड टू एस्टिमेट देम, ओके. So for the hypothesis testing, the model errors are assumed to be normal 0 sigma square, जो बताया गया है ऑलरेडी, कि बोल रहा है जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम करने जा रहे हैं तो हमारा h नॉट यहाँ पे ऐसा है कुछ, μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3 डॉट 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 अप टू μn, ठीक है ना, n वो थे ना, n या a, सॉरी तुम लोग बताओ μn या μa, जो मैंने नोटेशन लिया है, ठीक है ना, मैंने डिफरेंट लेवल्स कितने लिए, ए लेवल्स लिए हैं, और ईच लेवल में n ऑब्जर्वेशंस हैं एक्चुअली, तो ऑब्जर्वेशंस n हैं, सो मेरे लेवल्स a हैं, सो यहाँ मुझे a लेना पड़ेगा, ठीक है ना, सो म्यू a एंड h1 में हो जाएगा कि कोई भी एक डिफरेंट हो जाए बाकी से, सो लाइक ऐसा लिख दूं कि म्यू i इज डिफरेंट देन म्यू j फॉर सम I different than j, for at least one I different than j. ओके, और अभी तुमने ये देखा था, यहाँ पे क्या देखा था कि नोटेशंस जो थे हमारे, ये म्यू क्या है, ओवरऑल मीन है ना, सो ओवरऑल मीन का मतलब क्या हुआ, so mu is the overall mean, so like can we write it summation mu I upon क्या होगा, so summation mu I upon a, है ना, I from 1 to a, so each level का जो मीन है mu1 mu2 mu3 mu a, हर लेवल का, अब ओवरऑल मीन निकालोगे तो फिर उन सबको ऐड करके a से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, म्यू a माइनस समेशन म्यू i इज इक्वल टू 0, i फ्रॉम 1 टू a, या शॉर्ट में एक साथ में लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं, म्यू i माइनस म्यू, ऐसा कर देता हूं, i फ्रॉम 1 टू, बात वही है, तो पहले किसी को लिख लो, इज इक्वल टू 0, यस और नो, चेक करो, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं समय, और इसका नाम क्या है, म्यू i माइनस म्यू का नोटेशन हमने क्या फॉलो किया था, टाउ आई, ठीक है, सो टाउ आई इज इक्वल टू 0, आई फ्रॉम 1 टू n, तो अगर इन सब में मान लो h नॉट में अगर मैं सब में टाउ आई, सॉरी सब में मैं म्यू माइनस कर दूं तो क्या होगा, देखो सब में अगर म्यू, यहाँ म्यू वन माइनस म्यू क्या हो जाएगा, टाउ वन, फिर म्यू टू माइनस म्यू टाउ टू, टाउ थ्री, टाउ फोर, दिस, तो h नॉट में आप टेस्ट कर रहे हो कि ऑल टाउ आइज आर इक्वल, और आपको यहां पता है कि ऑल टाउ आइज का सम 0 है, तो तुम्हारे पास देयर आर a नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, a कोई कांस्टेंट है, उन सब का सम 0 है और सब इक्वल है, तो ईच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, समझ आया कि नहीं, हाँ 0 ना, मतलब तुम्हारे पास a नंबर, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, सबका सम 0 है और वो सब इक्वल ही है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 0 ही होगी ना, तभी तो सम 0 आएगा, तो कहने का मतलब है कि अदर वे यू कैन राइट दिस हाइपोथेसिस, अदर वे टू राइट जो हाइपोथेसिस है इज, सो h नॉट आप ऐसा लिख सकते हो, सो टाउ वन इज इक्वल टू टाउ टू, टाउ a इज इक्वल टू 0, क्योंकि सम 0 है ना इसीलिए, एंड h नॉट के अंदर, और अंडर h1 क्या है, डिफरेंट होगा, तो कोई नॉन जीरो हो सकता है क्योंकि डिफरेंट है, सो लाइक कोई एक म्यू i इज नॉन जीरो फॉर सम i, कोई i इनमें से हो सकता है 1 to a में से,
जो नॉन जीरो है, ठीक है। ओके चलो आगे। सो आगे कुछ नोटेशंस, अच्छा इसमें दो तरह के वो हैं, एक होता है फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल, एक होता है रैंडम इफेक्ट मॉडल। कोई बताओ क्या होता है फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल, रैंडम इफेक्ट मॉडल, कुछ आइडिया है? और सर ट्रीटमेंट का सब लेवल मिल लिया तो फिक्स इफेक्ट है, और बहुत सारे लेवल में से कुछ लेवल रैंडमली सिलेक्ट करके एक्सपेरिमेंट किया तो रैंडम मॉडल। यस यस। सो एक्चुअली वो फिक्स इफेक्ट मॉडल में ये है कि आपने कुछ ए लेवल्स फिक्स कर दिए हैं एंड इसका जो रिजल्ट आएगा दैट विल नॉट बी अप्लाइड टू द अदर और सिमिलर, और दैट कैन नॉट बी अप्लाइड। और दूसरा क्या है कि आपने एक, आपके पास बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जिसमें सैंपल ऑफ साइज ए आपने चूज किया, और इसके अकॉर्डिंग जो एनालिसिस देखोगे वो एनालिसिस उस पॉपुलेशन पे भी वैलिड होगा, या कोई दूसरा सैंपल होगा, या उस एक्चुअली उस सैंपल के बेस पे यू कैन एनालाइज द पॉपुलेशन आल्सो। सो उस केस में जब आप रैंडम सैंपल कलेक्ट करो दैट इज अ रैंडम इफेक्ट मॉडल, और व्हेन यू आर टेकिंग अ फिक्स्ड some fixed levels, so that will not be used for analysis of the other sample or the population. So मतलब फिक्स्ड है तो वो अगर रैंडम तुमने सिलेक्ट किया किसी पॉपुलेशन से, so in that case it is random effect model. हाँ ओके अब हमें क्या बात करना है, तो अभी मैं एक टेबल बनाऊंगा, तो टेबल से पहले हमें कुछ नोटेशन चाहिए होगा ना। सो इसी टेबल में देखो कुछ नोटेशंस मैं बता देता हूँ यहीं पे, अगर मैं यूज करूंगा तो जरूरत पड़ेगी ना। देखो यहीं पे, सो इसमें जैसे अगर मैं नोटेशन यूज करता हूँ, मान लो y, जैसे ये नोटेशन होगा डॉट डॉट। सो आइडिया है आप लोगों को y डॉट डॉट का मीनिंग क्या होगा? हाँ टोटल सम, हाँ ग्रैंड सम हो गया एक्चुअली, यस ग्रैंड सम, मतलब ये जो है ना सबको आपने ऐड कर दिया, जितने भी हैं इन सबको आपने ऐड कर दिया एक साथ, तो ये ग्रैंड सम यूज करूंगा मैं। i from 1 to a and j from 1 to n, y i j, इस तरीके से ये हो गया। और अगर सिंपली मान लो कहीं रहता है y i डॉट, तो ये तो बताया था y i डॉट मतलब y i j from 1 to n, इस तरीके से। या कहीं रहेगा y डॉट j, सो y डॉट j का मतलब होगा समेशन y i j, यहाँ समेशन i पे हो रहा होगा, i मैं ले रहा हूँ इसमें, i यहाँ पे है, ठीक है ना, 1 से a तक, j ये है, सो 1 to a, ठीक है। और तो इसी तरीके से जैसे होगा y डॉट डॉट बार, ठीक है ना, सो ये ग्रांड मीन जो आप कह रहे थे है ना, सो y डॉट डॉट इसका बार होगा तो क्या आएगा ये, हाउ टू डिफाइन इट? सर वो पर वेक्टर हम लिखे डिवाइडेड बाय a, सिर्फ a, सर हाँ टोटल कितने ऑब्जर्वेशन हैं? a मल्टीप्लाई है। हाँ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ए रो है, एन है ना, ए रोज है, एन कॉलम्स है, टोटल एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। तो हालांकि मैं आगे ये भी यूज कर लूंगा, कैपिटल एन जो होगा यहाँ पे मैं एन ए यूज करूंगा या ए एन यूज करूंगा, ठीक है ना। सो 1 अपॉन कैपिटल एन समेशन वाई आई जे, डबल समेशन हालांकि, या ये समझ लो कि जो नोटेशन था वहां पे y डॉट डॉट अपॉन दिस, या वही बात है कि 1 बाई एन डबल समेशन y i j फ्रॉम 1 टू n, i फ्रॉम 1 टू a। ओके तो ये कुछ नोटेशंस होंगे। सिमिलरली और भी डिफाइन किया जा सकता है, मान लो y i डॉट बार है तो ये वैसे ही है कि जो y i डॉट था अपॉन में किससे डिवाइड करोगे? a से 1 upon n, small n. हाँ स्मॉल एन ना, क्योंकि डॉट किस पे लगा है, किस पे समेशन किया तुमने? A पे, और j का समेशन हमारा 1 to n जा रहा है। हाँ इसीलिए
सो ये एक्चुअली ऐसा है वाई आई जे, आप जे को ऐड कर रहे हो ना 1 से n तक, तो एवरेज कैसे निकालते हो आप, जितने ऑब्जर्वेशन है उसका सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे जो डॉट किस पर लगा, जे पे लगा, जे 1 से n तक, तो n नंबर्स को आपने ऐड किए हुए हैं, तो n से डिवाइड करोगे आप। ठीक है ना। सो यहाँ से कुछ ऐसा है, यहाँ 1/n लिखना चाह रहा हूँ मैं, ये मिस हो गया है, तो दिस ओके। सो अब क्या होगा, ऐसे ही आगे कुछ आएगा, अरे तो उसको आगे लिखना चाहिए था ना, चलो ठीक है मैं लिख देता हूं। एक वर्ड यूज करूंगा SST, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स ना, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, या बुक में जो वर्ड यूज कर रहा है टोटल करेक्टेड सम ऑफ स्क्वायर्स। सो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, नाम से क्लियर है ना। सो इसमें आपको वो करना पड़ेगा, सो ओवरऑल वेरिएबिलिटी इन द डेटा। सो ये जो होगा डिफाइन समेशन वाई आई जे माइनस वाई डॉट डॉट इसका बार, तो ये ओवरऑल एवरेज लिया एंड देन उसने सब्ट्रैक्ट किया स्क्वायर एंड इसमें डबल समेशन होगा ना। सो इसमें आएगा हालांकि जो क्वेश्चंस पिछले साल पूछे गए बहुत बेसिक डेफिनेशन बेस्ड थे, या ये समझ लो कि अभी टेबल बनाऊंगा नवा टेबल, उससे इजीली दिख जाता आंसर, लेकिन ये उसके पीछे की थोड़ी स्टोरी है। सो j फ्रॉम 1 to n, i फ्रॉम 1 to a, ठीक है। और ऐसे ही नेक्स्ट आएगा, और इसको अगर आप ओपन करोगे सो यू कैन राइट इट लाइक, सो दिस SST कैन बी रिटन एज, सो ये जो SST लिखा हमने, दिस कैन बी रिटन एज, अब इसको प्रूफ तो मैं नहीं करना चाहूंगा, तो इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो टर्म्स, मतलब सिंप्लीफाई कर सकते हो, करना प्रूफ है उसमें हालांकि। सो उसने क्या किया है, वाई बार को वाई आई डॉट बार को ऐड सब्ट्रैक्ट करके सिंप्लीफाई किया है, सो प्रूफ नहीं करना चाहता मैं। सो ये कुछ ऐसा आएगा जो फाइनल है, n टाइम डबल समेशन वाई आई डॉट बार माइनस वाई डॉट डॉट बार इसका स्क्वायर, ठीक है, और i फ्रॉम 1 to a, तो ये है प्लस यू विल गेट डबल समेशन वाई आई जे माइनस वाई आई डॉट बार, ठीक है, और इसका स्क्वायर। सो यहाँ जो है j की वैल्यू 1 से लेके n तक और i की वैल्यू 1 से लेके a तक, ठीक है। सो इसको बोलते हैं, जो इसको नेम दिया गया है, सो ये तो SST था, दिस इज क्या बोलते हैं इसको, सेकेंड टर्म क्या है, यस सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट्स। सो SSTR लिख देता हूँ, TR लिखा हो साथ में मतलब ट्रीटमेंट, सिर्फ T लिखा है तो टोटल, और ये क्या होगा नेक्स्ट SSE है ना, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको इक्वेशन को आप इधर उधर भी कर सकते हो, तुम इसको उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा, तो कई बार ऐसा लिखा जाएगा कि सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर इज SST माइनस SSTR। सो टोटल सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर्स है ना। सो ये एक फॉर्मूला है जिसका यूज होगा। अब ये आपको बताता है कि इसमें क्या है, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम आप कलेक्ट करें अगर, सो जो SST है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, हाँ टोटल ऑब्जर्वेशन है NA, तो NA को मैं कैपिटल N वो लिख रहा हूं, N मतलब तो भी ये लिख सकते हो NA माइनस 1, एक कम। ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा,
सो हाउ मेनी ट्रीटमेंट्स आर देयर, कितने लेवल्स हैं? ए, सो इसका a माइनस 1, और जो बाकी बचा वो तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर होगा। बाकी क्या बचा बताओ, तो क्या लिखूं आगे ताकि ये आ जाए? सो a n माइनस 1 है, सो देयर आर a नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स, सो एक कम होगा एंड वापस n माइनस 1, और यहाँ पे सम क्या रहा? a n माइनस a, ठीक है ना। सो इसको कॉमन ले लोगे तो a n माइनस 1, ये ना, एक बार चेक कर लो ये ओके है। सो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहा हूं, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, अच्छा एक्चुअली उसके लिए था ना, एक मिनट, तो ये जो था ईच ट्रीटमेंट का ओ 1 मिनट, सो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा ना। सो हाँ ठीक है, बात वही, इसको लोग ऐसे लिखते हैं n माइनस 1 a माइनस 1 प्लस इसको ओपन करके जो मैं शुरू में लिख रहा था, ये क्या था? हाँ a n माइनस a था ना, क्योंकि ये सम टोटल ये आना चाहिए n माइनस 1, सो इसको लिखते हैं n माइनस a, यस ओके। दिस इज कैलकुलेट कैसे करिए डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, मतलब हम ये देखते हैं कि आफ्टर एक्सपेरिमेंट हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन बचती है। हाँ कितने इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, तो सम ऑफ ट्रीटमेंट्स कितना था? 0 था ना। ईच टी का सम कितना है? 0 है। हालांकि इसके पीछे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज हो रहा है, सो वो फिर डिटेल में जाएंगे तो और टाइम लगेगा, मतलब कैलकुलेट करने का एक तरीका, जैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन निकाल, मान लो आपने जैसे फॉर्मूला है ना n माइनस 1 एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था तो? काई स्क्वायर n माइनस 1। अब इसको आप खोल के लिखो, ओपन करोगे तो कुछ ऐसा आता है ना, एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n काई स्क्वायर। अब अगर इसका प्रूफ जाके देखोगे ना इस चीज का, क्योंकि हम तो ऐसे ही दिखा देते हैं और यहाँ तो प्रूफ करते हैं डिग्री ऑफ माइनस फ्रीडम कैसे आया। अब थ्योरम्स देखा आपने, हमने भी देखा है, बट इसका प्रूफ में जाके देखो तो आपको ये समझ आएगा कि n माइनस 1 ही क्यों है, n क्यों नहीं है, जबकि एक्स बार की जगह म्यू कर दूं मैं, एक्स बार को हटा के म्यू कर दूं, म्यू अगर गिवन है तो क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है फिर? अगर मैं एक्स बार को हटा के म्यू रख दूं, अगर म्यू नोन है तो इसकी वो क्या हो जाएगी, क्या बोलते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन या डिग्री ऑफ फ्रीडम? काई स्क्वायर एन हो जाएगी और एन डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी ना, सिंपल। तो इसके पीछे आपको प्रूफ देखना पड़ेगा कैसे कैसे आ रहा है ना, प्रूफ है सेम यहाँ पे भी है कि मतलब प्रूफ थ्योरम बुक में मिल जाएंगे, जहां ये थ्योरम होगा उसमें प्रूफ किया होगा, चाहे रोहित की बुक देख लो, कैसे बर्गर देख लो, उसमें प्रूफ मिल जाएगा। तो थ्योरेटिकली प्रूफ होगा, सो ये है। चलो, तो अगर मैं इसका एनएवा टेबल बनाऊं तो कैसा दिखेगा, कैसे बना दो एनएवा टेबल आप लोग? ट्रीटमेंट एरर टोटल लेके डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाँ, तो जो तरीका ये होता है कि जो एनोवा टेबल बनाते हैं हम लोग, इसका एक प्रॉपर एक फॉर्मेट है, ठीक है ना। सो इसमें पहला है कि यहाँ पे सोर्स ऑफ वेरिएशन यट, है ना, सो मैं लिख देता हूँ जो इस बुक का है। सो सोर्स ऑफ वेरिएशन, फिर है सम ऑफ स्क्वायर्स, फिर है डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर आगे क्या आता है, मीन सम ऑफ स्क्वायर, और फिर हाँ रेशियो एक्चुअली, या डिस्ट्रीब्यूशन बोल दो, तो ये जो रेशियो ऑफ होता है या एफ नॉट, एफ इसको बोलते हैं एफ ऑब्जर्व्ड, जो वैल्यू आती है मतलब डेटा के हिसाब से जो आई, फिर बाद में टेबल की अलग होगी, टेबल्स में देखेंगे क्या है। सो इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ।
सो हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे है ट्रीटमेंट था ना। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, जस्ट एक ट्रीटमेंट लिया, इसमें n लेवल्स हैं। हाँ बोलो, a लेवल्स हैं। फिर एरर ये कह रहे थे, और बाद में टोटल। सो यहाँ पे ट्रीटमेंट है, एरर है, टोटल है ना। SST बराबर SSTR प्लस SSE। सो ये आया आपके पास। सो ट्रीटमेंट में क्या लिखते हैं, इसका नोटेशन क्या था, SST SSTR, जो भी वैल्यू आएगी, देखो अगर कोई डेटा दे दिया, अगर डेटा दे देगा तो आप कैलकुलेट कर पाओगे, इसकी कोई नंबर वैल्यू आएगी। अगर डेटा मुझे पता है, मैं टेबल बना, उसमें नंबर्स लिखा होगा मान लो, तो आप सारी वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे ना, कि y डॉट डॉट क्या है, y डॉट बार क्या है, जो फॉर्मूला लिखा था। तो SST निकाल पाओगे, SSTR निकाल पाओगे, SSE निकाल, फिर वो वैल्यू लिखनी है। तो हम जनरल बस टेबल लिख रहे हैं, इन जनरल। और यहाँ होगा ठीक है ना, ट्रीटमेंट यहाँ गलती लिख दिया ना, SS ट्रीटमेंट, SSE और SST है ना। तो SST और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या क्या है, ट्रीटमेंट का क्या था, ट्रीटमेंट का पहले A-1 सो ट्रीटमेंट देयर आर टोटल A लेवल ऑफ ट्रीटमेंट था, तो A-1 और यहाँ पे हमेशा N-1 आता है। फिर देख लेना कि टोटल ये सम जो है ना, तुम ऐसा समझ सकते हो, इन दोनों को ऐड करके ये आना चाहिए। यहाँ पे क्या आएगा, है ना, इन दोनों का, तो यहाँ पे N-A, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके ये आएगा। और मीन सम ऑफ स्क्वायर्स क्या होता है, क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। यस, तो आप इसको डिवाइड कर दोगे इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से, SSE को डिवाइड कर दो डिग्री ऑफ फ्रीडम से। और ठीक है ना, यहाँ पे हमें उसकी जरूरत है हालांकि। और यहाँ पे क्या होता है, F ऑब्जर्व्ड कैसे निकालेंगे, इन दोनों का रेशियो। यस सर। ट्रीटमेंट और एरर का रेशियो। हाँ, सो ये जो होगा इसको डिवाइड कर दो तुम। सो लाइक अब ये MS क्या लिखूं मैं, जो MSTR था, नोटेशन अलग अलग करके डिवाइड कर दो। हाँ वही, या तो नोटेशन लिखे या MS E, ठीक है ना, यही ना। हाँ साइंस को मतलब दूसरी बुक में सर स्मॉल एस डिनोट किया गया है। दूसरे में क्या लिखा गया है, सर जो आपने लिखा है रेशो, हाँ उसको सर स्मॉल एस डिनोट किया गया है विकी कपूर वाली बुक में। सम वाले से मतलब उसकी वैल्यू लिख दी है, यस सर। नहीं तो पुट कर दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस इसका रेशियो लेना है, इन दोनों को डिवाइड करना है एक्चुअली। तो मतलब ये कुछ नहीं है, ये वही है, SSTR अपॉन में A-1 अपॉन SSE अपॉन में N-A। अब ये जो वैल्यू आएगी एक्चुअली क्या होता है, इसको कंपेयर करना होता है। सो यहाँ पे होता क्या, ये जो वैल्यू आएगी तुम्हारी, मैं F ऑब्जर्व्ड बोल रहा हूँ इसको मैं। सो तुम क्या करोगे, F जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू तुम्हारी आई, और तुम चेक कंपेयर करो उसको F। अब इसका क्या होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, मतलब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा इसका, F मतलब जो ये आया FA-1 N-A। हाँ यस। तो अब देखो इसका FA-1, आप वो याद कर सकते हो फॉर्मूला जो था, काई स्क्वायर N अपॉन काई स्क्वायर M अपॉन M, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन F N, M होता था ना, वही वैसे याद रख सकते हो आप। सो A-1 N-A, अल्फा। अब अल्फा दिया होगा कि लाइक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पता है तो उस ये वैल्यू टेबल से आएगी। ये वैल्यू कहाँ से आएगी, ये कैपिटल M माइनस स्मॉल a है, फिर से लिख देता हूँ। सो ये जो है A-1 N-A, अल्फा, तो ये कहाँ से आएगी, ये आएगी टेबल से, जो F डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल होता है उससे आएगी, या वो गिवन होगा। अब अगर ये इससे ज्यादा है तो क्या होगा, फिर H0 रिजेक्ट होगा, एक्सेप्ट होगा, रिजेक्टेड, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या होता है कि मान लो कोई वैल्यू यहाँ पे F A-1 N-A, अल्फा, तो वैल्यू अगर इससे ज्यादा है, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू आएगी, जो डेटा है, डेटा से जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू आएगी वो वैल्यू, और टेबल से जो वैल्यू आएगी वो, अगर डेटा वाला जो वैल्यू है दिस इज मोर देन दिस, देन H0 इज रिजेक्टेड। सो ये होता है इन दिस केस H0 is rejected at alpha level of significance.
या एट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा, ठीक है। सो ये एक तरीका है। अब देखो आपके एग्जाम में पिछले साल क्या क्वेश्चन आया, जरा क्वेश्चन नंबर खोलो। क्वेश्चन नंबर कौन सा, आई थिंक 98 किया था ना, 99 आई थिंक है, 99 क्वेश्चन पढ़ो पिछले साल पेपर, देखो क्या कह रहे हो। पिछला पेपर खोलो, 99 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सर सीआरडी में एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछना है। तो बताओ एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, क्वेश्चन पढ़ो पूरा पहले, n minus a। है ना। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, वहां पे कितने ट्रीटमेंट्स हैं क्वेश्चन में। सर in a completely randomized design with T treatments and n experimental units। हाँ, टी ट्रीटमेंट एन एक्सपेरिमेंटल यूनिट, यस। एन मतलब टोटल एन, वो स्मॉल एन जो बोला उसने कैपिटल एन है, मेरा यहाँ पे है एन ट्रीटमेंट यूनिट्स है हमारे पास है एन बराबर ये था ए एन, दिस ट्रीटमेंट यूनिट्स आर देयर। हाँ, सो कैपिटल एन नंबर ऑफ ट्रीटमेंट यूनिट्स हमारे पास है, क्योंकि टोटल कितने थे यूनिट्स, ए रो थे ना, एन कॉलम थे, टोटल कितने हो गए ए इंटू एन, यस। तो वहां पे वो स्मॉल एन है, जो हमारा कैपिटल एन है वो उसका स्मॉल एन है क्वेश्चन में, यस। सर तब एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम, और उसमें क्या बोला, टी जो है, तो हमने टी लिए, हमारा स्मॉल ए जो है लेवल ऑफ लेवल्स है ना, उसमें टी नंबर ऑफ लेवल्स है, टी ट्रीटमेंट्स है ना टोटल। सो सिंपल देखो ना, यहाँ एन माइनस ए है, तो उसका आंसर क्या होगा, एन माइनस टी, यस। जो कैपिटल एन हमारा है वो उसका स्मॉल एन है क्वेश्चन में, और जो ए मैं यूज कर रहा हूँ वो वहां पे टी बोल रहा है एक्चुअली, देयर आर टी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स, हमारा ए नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स है। तो मुझे लगता है इसी से पूछेगा, हो सकता है इस साल ये पूछ ले कि ट्रीटमेंट का क्या होता है ना, कि उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है या टोटल का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, क्योंकि वो उतना टाइम है नहीं, 100 क्वेश्चन करने हैं, तो ऐसा क्वेश्चन देगा तो आधा घंटा एक ही में लगा दो, तो वो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन देगा, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन देगा वो, जैसे बाकी 4 क्वेश्चन है जो है। ओके, सो दिस वाज वन वे एनोवा मॉडल। अभी अब मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा 2 वे एनोवा मॉडल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो अभी अब कुछ डाउट्स हैं पीछे के वो बताओ, नहीं तो कुछ वो देख लेते हैं। सर इसमें न्यूमेरिकल आ सकता है पेपर में? मुझे लगता है न्यूमेरिकल देगा, क्योंकि न्यूमेरिकल तुम्हें करते करते टाइम बहुत लग जाएगा, क्योंकि ये जो कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है, तो मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल देगा नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन तो है नहीं, टोटल 100 क्वेश्चंस करने हैं और 3 घंटे ही हैं, है ना। सो न्यूमेरिकल देगा तो उसी में तुम 20-25 मिनट न्यूमेरिकल में लग जाएंगे करने में, तो मुझे लगता है न्यूमेरिकल नहीं देगा, किसी थ्योरी से ही पूछ लेगा तुझे, तो यही फॉर्मूला इस टाइप से पूछ लेगा, या इन्हीं में से टेबल में से कुछ पूछ लेगा तुमसे, किसी का डिग्री ऑफ फ्रीडम या डिस्ट्रीब्यूशन या इस तरह से, जैसे इसमें पूछ लिया इसने। और तुम देखो जो भी 4 क्वेश्चन आए, 4 क्वेश्चन है उसमें, सैम्पलिंग और डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट मिला के 4 क्वेश्चन है, आई थिंक 97, 98, 99, 100। तो हमने कल एक क्वेश्चन, एक टॉपिक सैम्पलिंग किया था, तो उस पर एक क्वेश्चन था 97 नंबर, आई थिंक 98 नंबर था, 98 था कल जो किया था हमने। और अभी हमने वन वे एनोवा किया है, कंप्लीटेड रैंडमाइज्ड डिजाइन सीआरडी, तो उससे एक क्वेश्चन है 99 नंबर, है ना। तो तुम जो क्वेश्चन देखो कोई वैसा नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड, वो थ्योरेटिकल है, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इससे कोई थ्योरी, जो तुम एक बार थ्योरी ढंग से पढ़ना, इससे रिलेटेड ही तुमसे पूछेगा वो। अच्छा, मैं टेबल इधर ही बना दिया, ये सब बाद में चला गया, अरे वो टेबल पहले आ गया, ओके, वो लिखने में वैसा हो गया, कोई बात नहीं। चलो थोड़े से बाकी टॉपिक पे आते हैं, देखो क्योंकि सिलेबस खत्म करो, प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी करना है ना, वीक पेपर असाइनमेंट एंड प्रॉब्लम सीट और ये सब टेस्ट पेपर भी होंगे। तो अभी हमें देखा कि ये सीआरडी क्या होता है ना, इस पे रेस्पेक्ट में वन वे एनोवा बनाया है, अभी बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब इसमें रह क्या क्या गया, तो ये हो गया। सो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है, ये तो तुम लोगों को पता ही है, क्या किसमें क्या क्या आता है, मीन मीडियन मोड, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, फिर स्क्यूनेस, कर्टोसिस, सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है।
एलिमेंट्री एनालिसिस ऑफ डेटा, तो ये भी थोड़ा है ना, बस तुम्हें एक बार देखना है, डेफिनेशन देखना है क्या है, और इस पे बेस्ड एक दो चाहो तो प्रॉब्लम ट्राई कर लो, वो चीज़ है। मतलब बेसिक बोलेंगे, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही आएंगे तो इसमें से ऑलमोस्ट मैं ये सब डिस्कस तो करेंगे, ये भी कुछ टॉपिक्स हैं, ये बाकी कल करते हैं, और बाकी अब रह गया मैथ्स पोर्शन, सीक्वेंस सीरीज, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, मैट्रिसेस, डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके चलो ये डिस्कस कर लेते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ठीक है, सो क्या है ये, सो इसमें हमारे पास है मीन, मीडियन, मोड। अब देखो इसके अगर तुम्हें बेसिक्स जो चाहिए तो ये तुम क्लास 9-10 का स्टैटिस्टिक्स पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा, है ना। और बाकी जो है सो क्लास 9-10 का जो, अगर तुम एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर लो, एनसीईआरटी में जो स्टैटिस्टिक्स है वो कवर कर लो, तो एक बार रिवाइज कर लो बस, जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है सो उससे भी कवर हो जाएगा थोड़ा सा। और अगर आगे देखना हो, डिस्पर्सन 11th क्लास में आई थिंक, सो 11th का भी अगर तुम देख सकते हो, मतलब जस्ट रिवीजन के तौर पे कि तुम एक बार देख लो कॉन्सेप्ट्स क्या है, फॉर्मूले क्या है, मेनली तो फॉर्मूला ही है ना, कि फॉर्मूला क्या है, डेटा का मीन कैसे निकालते हैं, डेटा का मीडियन कैसे निकालते हैं, किसी डेटा का मोड कैसे निकालते हैं। तो बताओ फिर भी, मीन तो पता ही है तुम लोग को, हम लोग इतने बार सैंपल मीन डिस्कस किए हैं। एनीवे सो कैसे डिफाइन करते हो, मान लो मेरे पास डेटा है x1 x2 xn, सो इसका मीन क्या होगा, पूछना तो है ही नहीं, सबको पता ही है जी, सम ऑफ दिस। मीडियन कैसे डिसाइड करते हो आप लोग, असेंडिंग ऑर्डर में लगा के सर मिडिल लेवल डिफाइन। यस, असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर लो, फिर मिडिल वैल्यू देख लो क्या है, अगर दो वैल्यू मिडिल में आती है तो उसका एवरेज ले लो, है ना। हालांकि उस बीच के कोई भी नंबर मीडियन हो सकता है, क्योंकि मीडियन यूनिक नहीं होता, जरूरी नहीं यूनिक ही हो इस तरह केस में। अगर दो आई तो उसके बीच का कोई भी एक नंबर चूज करो, दैट इज द मीडियन। मीडियन क्या करता है, डेटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यही ना। सो अगर कोई दो नंबर मिला तुम्हें मिडिल में, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें से मान लो 1 2 3 4, मान लो सिंपल यही है। अब इसमें मीन तो हमें पता ही है कि मीन क्या है, कि सम कर लो, 10/4 हो गया 2.5। अब मीडियन जैसे निकालना है, सो मीडियन आप लोग क्या लेते हो, सेकंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन के एवरेज, एवरेज। तो जनरली हम लोग ये बनाते हैं कि एवरेज ले लेते हैं, लेकिन इफ यू टेक 2.1 भी मीडियन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। सो 2.1 क्या कर रहा है, 2.1 से पहले दो ऑब्जर्वेशन है, 2.1 के बाद दो ऑब्जर्वेशन है, तो मीडियन वो भी है। सो यहाँ पे तुम्हें बताया गया कि ठीक है सेकेंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन का एवरेज ले लो, सो दिस इज वन ऑफ द मीडियन, जो कि बच्चों को है ना प्रेफर करते हैं। बट इफ यू चूज एनी नंबर बिटवीन 2 and 3 इज द मीडियन। ठीक है, इस केस में यू सेलेक्ट एनी नंबर, इट इज अ मीडियन। मीडियन सिंपल है, जो डेटा को दो पार्ट में डिवाइड करे, सो एनी नंबर इज अ मीडियन बिटवीन 2 3। मोड क्या करते हो आप लोग, तो यहाँ पे मोड क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी रहती है इस नंबर के साथ। तो यहाँ पे तो है ही नहीं कोई, देन all 1 2 3 4 all are है ना, ऑल आर, क्योंकि ऑल हैव द इक्वल फ्रीक्वेंसी, सो यू कैन सेलेक्ट ऑल। या सो अगर ऐसा है कि लाइक मोर देन वन ऑब्जर्वेशन है जिसके सेम फ्रीक्वेंसीज हैं, सो ऑल आर मीडियन देन, है ना, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली, सो यू नो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। और ये तो हो गया, जैसे ये तुम डेटा तुम्हारा हो गया जस्ट क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डिस्क्रीट डेटा हो गया ना। हाँ, सो ये डिस्क्रीट इस तरह का हो गया। और अब आगे और किस तरह के डेटा आते हैं, कंटीन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में फिर दो तरह का है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में हाँ।
सो कॉन्टिन्यूअस डेटा कैसे फाइंड करते हैं? तो मुझे लगता है एक बार तुम लोगों को रिवाइज करना चाहिए क्लास 9, 10, 11 वाली स्टैटिस्टिक्स। तो ऑनलाइन गूगल पे जाओ, पीडीएफ मिल जाएगा तुम्हें, क्लास 10, 11, 9 एनसीईआरटी तुम लिखो, स्टैटिस्टिक्स पीडीएफ मिल जाएगा या बुक मिल जाएगी पूरी। एक बार जस्ट फॉर्मूला देख लो, एग्जांपल्स देख लो, हो गया रिवीजन। क्लास 10th का ऐसे ही एक बार एग्जांपल और एक बार मतलब फॉर्मूलेस देख लो क्या है, और एग्जांपल्स एक बार सॉल्व करके देख लो खुद से ही, तो एटलीस्ट रिकॉल हो जाएगा। क्योंकि उस तरह से ही आएंगे फिर से वही, मुझे लगता नहीं कोई कंपटीशन वाले क्वेश्चन आएंगे जो तुमसे जैसे 9, 10th के एनसीईआरटी में कंप्यूट करवाया है, एक क्वेश्चन करने में तुम्हें 10 मिनट लगेंगे, वो ऐड करो वो करो। यहाँ क्या होगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन, मोड, जो एम्पिरिकल रिलेशन क्या होता है, तो इस तरह से पूछ सकता है वो रिलेशन बिटवीन देम। कोई बताओ फॉर्मूला क्या होता है? Mode equals 3 into median minus 4. मोड इज इक्वल टू 3 into मीडियन 3 - 2। टू मीन। और सर ये जो है ना मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है पूरा ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जी जी ये गुप्ता एंड कपूर का जो फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, उसमें काफी अच्छे से दिया हुआ है। ओके, हाँ फिर तो और अच्छा है। तो मैं ये चाहूंगा कि ये ऐसा कुछ है नहीं जो मुझे पढ़ाने लायक है, जो मैं ऐसा कुछ नया बताऊंगा जो आपको नहीं आता है। उसमें सारा अच्छे से, सारे फॉर्मूलेस वगैरह ये पूरा अच्छे से है। Yes. Second chapter है, उसका नाम ही ये है। तो कुर्तोसिस करवा देना वैसे, हाँ कुर्तोसिस वगैरह हो तो उसके हाँ, कर्टोसिस स्क्यूनेस, अच्छा। सो हाँ, उस पे क्वेश्चंस करवा सकते हैं। यस। सो बताइए मीड, मीडियन, मोड जो डिस्क्रिप्टिव स्टेट, अच्छा गुप्ता वो मेरे पास है भी, तो मैं देख लेता हूँ, एक मिनट रुको। So, मेरे पास ये बुक भी है। सो चैप्टर 2 ना, डिस्क्रिप्टिव मेजर्स। ओके, तो इसमें जो है ग्राफ, हाँ मतलब एक बार जैसे गो थ्रू हो जाए। देखो मेनली मुझे लगता है ये सब जो चीजें हैं ना जिसमें कंप्यूटेशन है, तो कंप्यूटेशन विल टेक टाइम। तो कंप्यूटेशन ना पूछ के वो आपसे उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पूछेगा कि आपको डेफिनेशंस पता है, डेफिनेशन बेस्ड हो गया, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, जैसे इनोवा टेबल था तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ लिया एरर का, या ट्रीटमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ सकता है, टोटल का पूछ सकता है, इस तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम यही सब पूछ सकता है आपसे जो क्विकली आप बता सको। क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो है नहीं, 100 क्वेश्चन सॉल्व करने 3 घंटे में ही, तो वो ऐसा क्वेश्चन देना बनता ही नहीं जो इतना टाइम ले। सर 2 घंटे ना? जी 2 घंटे? अच्छा मुझे लगा 3 घंटे का एग्जाम, मुझे पता नहीं, मैंने दिया नहीं कभी, और मैं 2 घंटे का ही है, फिर तो और दिक्कत है कि 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करना। बताओ जैम में 60 क्वेश्चन आते हैं, 3 घंटे हैं, और यहाँ पे 2 घंटे में अगर 100 करने हैं, मतलब मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है कि 2 घंटे, मुझे लगा 3 घंटे का ही नॉर्मली एग्जाम होता है। तो सर ये 2 घंटे का ही है। और मुझे पूछना था इसमें सेक्शन ए का वेटेज जो है वो मैटर करता है या बी का ही मैटर? नहीं, मुझे लगता है कि ऐड तो होते होंगे। तो ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स के ना? हाँ, तो Yes, sir. तो फिर वो ओवरऑल है, मतलब ए इंक्लूडिंग बी। हाँ ओवरऑल ही होगा। क्योंकि मैंने एग्जाम दिया ना, मैं एनालिसिस भी नहीं किया, मुझे देखना पड़ेगा, वेबसाइट पे इतना डिटेल में लिखते भी नहीं लोग ना, कि जैसे जैम में बिल्कुल क्लियर लिखा रहता है कैसे है, इनका या तो लिखा नहीं है या मैंने पढ़ा नहीं है, तो देख सकता हूँ वेबसाइट से देखना पड़ेगा इसका कैसे इवेल्युएशन प्रोसेस क्या है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 100 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स ईच है, तो ओवरऑल इवेल्युएशन होता है, जो मेरिट है ओवरऑल बनाई जाती है रैंक। बाकी वही है, मीन इसमें दे रखा है, अर्थमेटिक मीन हो गया, फिर ये सब, हाँ ठीक है अच्छे से दे रखा है। जैसे एक बार आप गो थ्रू हो जाओ, अगर कुछ ऐसा है जो ना समझ आए फिर मैप पढ़ के एक बार देखो, कुछ दिक्कत हो तो जस्ट एक बार आप, है ना, मीन मीडियन मोड हो गया। सर और ये यूनिट तो स्किप ही कर दो, इसके तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही कर दो। हाँ कि जैसे आप नहीं, बस एक बार गो थ्रू हो जाता है, अगर दिमाग में आपने पढ़ लिया है तो ऐसा ना लगे पढ़ा नहीं है। तो एक बार इस बुक गुप्ता गुड से देख लो एक बार। हाँ इसको स्किप कर देता हूँ, बाकी स्क्यूनेस कर्टोसिस का है तो मैं करा देता हूँ, उसका देख लूंगा। हाँ उसका ही फॉर्मूला ही है सिर्फ, उसमें कुछ है नहीं। सो वो इसमें वो भी कर रखा है, देखो फॉर्मूला इसका भी दे रखा है इन लोगों ने। ओके सो ये छोटा सा चैप्टर ही है, ऐसे तो बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ तो इसको आप करके देखना अभी तो। और क्या है फिर इसमें हो गया
एलिमेंट्री एनालिसिस ऑफ डेटा, मतलब ये टॉपिक मुझे लगा उसमें है ही, मेजर ऑफ डिस्पर्सन भी है इसके। ये पार्ट जो है ना जो गुप्ता गोल तारीख चैप्टर 2 में है, तो है, एक बार रीडिंग करो फिर एक बार देखते हैं। बाकी ये तो पार्ट पढ़ लिया हमने, और इधर बचे हैं अब सर ये एलिमेंट्री एनालिसिस ऑफ डेटा में कौन सा टॉपिक आएगा, क्या होगा इसका क्वेश्चन भी नहीं देखा। हाँ, उसमें देखो कैसे क्वेश्चंस आए हैं, एलिमेंट्री एनालिसिस ऑफ डेटा मतलब बेसिक्स डेटा का एनालिसिस। तो किस तरह का एनालिसिस करना है, किसी को आइडिया है तुम में से? नो सर। एक बार क्वेश्चन देखना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन अगर ऐसा कुछ पूछा तो ये देना पड़ेगा क्या है एलिमेंट्री एनालिसिस ऑफ डेटा, मतलब इसमें डेटा के बारे में कुछ एनालाइज करना। तो क्या एनालाइज करोगे, वही ना, मुझे लग रहा है कि इसी का एप्लीकेशन तो नहीं बोल रहा है कि लाइक शायद वो चार्ट पाई चार्ट पैटर्न हो शायद। यस मे बी आई थिंक, हाँ, कि वो जो ग्राफ्स होते हैं उस तरह का ना, क्या क्या है, हिस्टोग्राम और ये सब जो पाई चार्ट जो कह रहे हो, हाँ वो सब शायद उससे रिलेटेड है फिर। यस, क्योंकि ये सब जान में नहीं है, तो क्योंकि मैं CUET पहली बार ही पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए पहली बार ही देख रहा हूँ, तो इस साल जो आइडिया होगा नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये है। तो यही होगा एलिमेंट्री एनालिसिस, ये भी उसमें है एक्चुअली, शुरू में ही जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का है उसमें स्टार्टिंग में यही दे रखा है, बार ग्राफ्स एंड ये सब, हिस्टोग्राम्स और ये सब। तो वही मुझे लगता है, लेकिन मेनली आपको फोकस करना है कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो, डेफिनेशंस क्लियर हो, उसका मतलब क्या है, उससे रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं वो क्लियर हो, वो इंपॉर्टेंट, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही आएंगे पॉइंट टू पॉइंट, जो उसमें आपको बहुत कैलकुलेशन नहीं करना है, सीधा क्वेश्चन देखना है, आंसर डिसाइड करना है क्या होगा, इस तरह से। तो वो थ्योरेटिकल बेस्ड ही क्वेश्चंस उस तरह समझ लो, डेफिनेशन बेस्ड या थ्योरम बेस्ड इस तरह क्वेश्चंस होंगे, रिजल्ट बेस्ड। एनीवे, तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ कल। अब इसमें रह गया सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ये वो डिस्कस कर सकते हैं, टाइम है, हाँ 15 मिनट तो है। सो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है अगर डिस्कस करें तो, सो कोई बताओ सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या होता है? कोई भी? एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल को टाइम पे एक्सेस करके प्रिडिक्ट करना। xi, yi मान लो ऐसा है, जहां i की वैल्यू है 1 2 3 अप टू n, ऐसा लेते हैं। सो वी हैव n डेटा पॉइंट्स, दीज आर n डेटा पॉइंट्स। ओके, सो रिग्रेशन क्या करता है, रिग्रेशन एक्चुअली बिल्ड्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, है ना। तो सो आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है, तो इसमें क्या मॉडल होता है, y इज इक्वल टू, क्या लिखते हो आप लोग, नोटेशन क्या ले, बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x प्लस एप्सिलॉन, या yi इज इक्वल टू बीटा नॉट xi प्लस एप्सिलॉन i। और यहाँ एप्सिलॉन i जो भी होता है, एप्सिलॉन i इज जो भी है, इसका जरूरी नहीं नॉर्मल अगर नहीं भी है, so एप्सिलॉन i हैज मीन 0 एंड वेरिएंस, मीन 0 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, इस तरह से, है ना। एप्सिलॉन i जो होगा मीन 0 होगा, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होगा। ओके, सो y इंडिपेंडेंट है yi, और xi डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसमें एक्चुअली आपको करना क्या होता है, इसमें आपको जो पैरामीटर्स उसका लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन निकालना होता है, लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स ऑफ बीटा नॉट एंड बीटा 1 निकालना होता है। और फॉर्चुनेटली जो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स आते हैं वही MLE भी होते हैं, तो कई बार MLE पूछ लेता है इनका। सो जो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन करोगे आप, तो जो भी एस्टिमेटर्स आएगा वही एस्टिमेटर्स MLE भी होते हैं इस पैरामीटर्स के लिए।
तो लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन में आप क्या करते हो? So what do you do in least square estimation? minimize the inner sum of square. Yes. So you minimize. So we try to minimize yi minus actual yi minus estimated जो हमने किया है. So yi की वैल्यू यहाँ से कितनी है? बीटा नॉट माइनस बीटा xi. So this मतलब समेशन एरर सम ऑफ स्क्वायर को आप मिनिमाइज करते हो. So you want to minimize the error sum of a square. So this is minimized, right? So okay है. तो अब क्या करोगे आप? इसको डिफरेंशिएट कर देंगे बीटा नॉट. यस. तो अब आपके पास एक टू वेरिएबल का एक फंक्शन हो गया कैलकुलस में जैसे होता है. सो आपके पास टू वेरिएबल का एक फंक्शन है इस तरह से. अब सिंपली आप डिफरेंशिएट करोगे बीटा नॉट के रेस्पेक्ट में 0 पुट कर दो, बीटा 1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो 0 पुट कर दो. तो ये प्रूफ फिर से आपको किसी बुक में मिल जाएगा इसका. कोई भी बुक उठा लो, मोंटेगोमरी की बुक आती है सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ऐसे लीनियर रिग्रेशन है ना, ऐसा कुछ नाम है बुक का. सो मॉडल्स ऐसा कुछ. सो उसमें है, या कोई भी बुक उठा लो उसमें आ जाएगा. तो क्या आता है अगर मैं इसको मिनिमाइज करूं? सो दिस इज मिनिमम व्हेन. सो आप लोग बताइए क्या वैल्यू आएगी? I is equal to 1 to n, yi is equal to बीटा नॉट प्लस बीटा 1 xi. एक मिनट. सो मुझे यही बीटा 1 पहले चाहिए है ना. सो बीटा 1 का एस्टिमेटर. सो मैं तो ऐसे याद रखता हूँ कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन वेरिएंस एक्स. तो मतलब डिस्क्रीट पॉइंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ. तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? ऐसे जो हम रैंडम वेरिएबल में जानते हैं ई एक्स वाई माइनस ई एक्स ई वाई. तो वही ई तुम्हें लिखना है पॉपुलेशन का नहीं, सैंपल मतलब जो हमारे पास डेटा पॉइंट्स है उसका मीन की बात कर रहा हूँ. तो इसका मीन कितना होगा? 1/n समेशन एक्स आई वाई आई माइनस 1/n समेशन एक्स आई 1/n समेशन वाई. अब समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ मैं? ई एक्स वाई माइनस ई एक्स ई वाई कर वही रहा हूँ, बट मेरे पास डेटा पॉइंट्स है, रैंडम वेरिएबल नहीं है. सो उसके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ. 1/n और वेरिएंस x को क्या लिख सकते हैं? e ऑफ xi x स्क्वायर माइनस e x का होल स्क्वायर. सो जो आप बता रहे थे वही आएगा यहाँ से भी. ओके. सो यहाँ से वही आंसर आएगा. अब जो कह रहे थे अब सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको जस्ट आप. सो आप जिसको जो भी फॉर्म याद है वो यहाँ से आ जाएगा. अब n को कैंसिल करके एलसीएम लेके एक रिड्यूस फॉर्म आ जाएगा. इज इट फाइन? बताओ आप लोग. यस सर. हाँ. Yes sir. तो ये वही आएगा जो आपको याद है या किसी बुक में लिखा होगा, इसी को सिंप्लीफाई करके. बस थोड़ा याद रखने में मुझे आसानी होती है. कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन एक्स बाद में मैं डेफिनेशन से कर दूंगा. ये हो गया. एंड आगे ये तो हो गया आपका बीटा 1 का. बीटा नॉट का एस्टिमेटर क्या होता है फिर इस मॉडल से? एरर तो खत्म हो जाएगा. सो बीटा नॉट कैसे आएगी बताओ? बीटा नॉट का एस्टिमेटर क्या होगा? टाइम तो यार y बार माइनस बीटा 1 हैट x बार. ठीक है ना. सो y बार माइनस बीटा 1 का जो एस्टिमेटर आया इनटू x बार. ये होता है ना. तुम लोगों को याद है कि नहीं? तो पढ़ा होगा तुम लोगों ने पहले. हाँ ना, बोलो भाई. ओके है ये? ठीक है ना. ओके. अब क्या है? सो बीटा 1 का बीटा नॉट हैट दोनों एस्टिमेटर आ गए. दीज आर एमएलई आल्सो. सो दीज आर एमएलई आल्सो. तो बाकी क्या होगा? यहाँ में तो फॉर्मूला पूछ लेगा या आपसे मुझे लगता है कैलकुलेशन तो फिर से नहीं करवाएगा या बहुत वैल्यूज दे देगा इसकी इन सब की, तो इजीली निकाल भी पाओगे अगर पूछ लिया तो. तो ये सिंपल लीनियर मॉडल. इसमें मेनली पैरामीटर को एस्टिमेट करना होता है हमें, क्योंकि एस्टिमेशन में इसका नाम था. ओके चलो. तो 8 बजे दूसरी क्लास है तो आगे हम डिस्कस करते हैं. और तुम में से किसी ने कहा था बाइवेलेंट नॉर्मल करवाने को? है कोई अभी जिसने कहा था? अभी नहीं है. चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में आगे करते हैं. तो आज हमने क्या देखा?
कंप्लीटेड एनवाई डिज़ाइन, वन वे एनोवा मॉडल हमने देखा उसमें, एंड फिर हमने देखा सिंपल लिनियर रिग्रेशन। हाँ, थोड़े से मीन मीडियन बहुत से रिवाइज कर रहे थे, ये आप एक बार खुद कर लेना क्योंकि मीन मीडियन मोड ये सब बच्चों वाली चीज़ें हैं, आप 9-10 के एनसीईआरटी से या जो गुप्ता को बुक है चैप्टर 2 से। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिलेबस में तो नहीं है शायद। शायद एक क्वेश्चन पूछा गया आपके 2022 के सीयूईटी में, देखो कोई क्वेश्चन है, इसलिए वो बच्चा कह रहा था सर एक क्वेश्चन है आया हुआ है, चेक करना। सिलेबस में तो नहीं, आप सही कह रहे हो कि सिलेबस में कहीं लिखा नहीं है वाइब्रेट नॉर्मल, लेकिन शायद क्वेश्चन कोई आ गया है, देखना एक बारी, तो वो उसका ऐसा कुछ है क्या, चलो देख लेंगे आगे। तो अभी आज हमने यही किया, थोड़े मेन मीडियम मोड वैसे डिस्कस कर लिए, बाकी सिंपल मोड एक वो डिस्कस किया, इसका फॉर्मूला है, और बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। कल सैटरडे है ना, कल भी क्लास होगी सेम टाइम। पर मैथ फिर मंडे से चालू हो जाएगा। हाँ, मैथ मंडे से चालू, या कल खत्म करके, हाँ फिर जब खत्म हो जाएगा तो मैथ मंडे से चालू हो जाएगा। मैथ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक वीक से ज़्यादा नहीं देंगे, उससे पहले खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। थैंक यू सर।